नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। कोरोना वैक्सीन आने पर वह उत्तर प्रदेश के नागरिकों तक आसानी से पहुंच सके और सभी को उपलब्ध हो, इसके लिए योगी सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैक्सीन की क्वालिटी 100% बनाए रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन की बेहतरीन व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके साथ ही प्रदेश में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन लगाने वालों यानी वैक्सीनेटर की उपलब्धता पर भी जोर दिया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकारी वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी काम पूरा करने की जानकारी देने के साथ कहा कि वैक्सीन सब तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण का काम अंतर्विभागीय समन्वय से किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि टीकाकरण के लिए प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त संख्या में वैक्सीनेटर की जरूरत होगी, तो इसके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। कथित लव जिहाद के खिलाफ यूपी में सख्त कानून बनाने की सरकार की तैयारियों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि कानून 2 बालिग व्यक्तियों को एक साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वो समान या विपरीत सेक्स के ही क्यों न हो। कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून एक बालिग लड़की या लड़के को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। अदालत ने कहा कि उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता, यहाँ तक कि राज्य भी 2 बालिग लोगों के संबंध को लेकर आपत्ति नहीं कर सकता। कोर्ट ने ये फैसला कुशीनगर थाना के सलामत अंसारी और 3 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा। बता दें, सलामत और प्रियंका ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ पिछले साल अगस्त में शादी की। बाद में इस मामले में प्रियंका के परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई और कहा कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया और एफआईआर में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया था। लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत के बाद से हंगामा मचा हुआ है और सरकार एक्शन में है। अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसी बीच अब कई दिनों से फरार चल रहे ठेकेदार ने सरेंडर कर दिया। देसी शराब के ठेके के संचालक सुभाष कुमार ने पुलिस से बचते हुए कोर्ट के सामने सरेंडर किया और कोर्ट ने फिलहाल सुभाष को जेल भेज दिया है। 6 लोगों की मौत के बाद से बंथरा में 3 एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके बाद से संचालक फरार चल रहा था। बता दें, बंथरा में कुछ दिन पहले जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद योगी सरकार ने आबकारी विभाग के कई अफसरों को निलंबित किया था। इतना ही नहीं, लखनऊ के कमिश्नर सुजीत पांडे को भी पद से हटाकर सीतापुर ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया था। संगम नगरी प्रयागराज में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारी मंडल की बैठक के दूसरे दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कई अहम फैसले किए गए। दूसरे दिन की बैठक के दूसरे सत्र में राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री और वीएचपी नेता चंपत राय भी खास तौर पर शामिल हुए। बैठक में राम मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने के साथ ही इसे जन सहभागिनी के जरिए तैयार किए जाने का फैसला किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के अन्य नेताओं ने इसके लिए चंपत राय को कई जरूरी सुझाव दिए। ये भी कहा गया है कि मंदिर आम लोगों के सपनों के मुताबिक तैयार होना चाहिए। मंदिर निर्माण में ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिनी होनी चाहिए। संघ के सुझाव पर नई दिल्ली में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक आपात बैठक भी बुलाई गई है। ये बैठक 26 नवंबर को नई दिल्ली में होगी और इसमें संघ की तरफ से कई नेता शामिल हो सकते हैं। कानपुर में कथित लव जिहाद के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट कानपुर के आईजी को सौंप दी है और जांच में किसी तरह की साजिश की बात सामने नहीं आई है। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि एसआईटी ने उन्हें रिपोर्ट सौंप दी है और एसआईटी ने कुल 14 मामलों की जांच की, जिसमें 11 में अपराध पाया गया है। इन मामलों में एसआईटी ने पाया कि अभियुक्तों ने धोखाधड़ी करके हिंदू लड़कियों से प्रेम संबंध बनाए। बाकी 3 में लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि शुरू में जांच के दायरे में मात्र 6 मामले थे, लेकिन मीडिया में मामला आने के बाद कुछ और केस आए और कुल 14 मामले हो गए। 4 मामलों के आरोपियों के कॉल विवरण की पड़ताल से पता चला कि उनमें आपस में लंबे समय से बातचीत होती थी।
चारों ने दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। एसआईटी जांच में किसी साजिश या फंडिंग के सबूत नहीं मिले हैं। आईजी ने कहा कि 11 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में देश की आर्म फोर्सेस के लिए नाइट विजन उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसके लिए कानपुर के एमकेयू और फ्रांस के थेल्स ग्रुप के बीच करार हुआ है। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपयोग एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये जानकारी दी है। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी थेल्स ग्रुप कानपुर की एमकेयू के साथ मिलकर सशस्त्र बलों के लिए राज्य में ही नाइट विजन उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। नाइट विजन उपकरण जवानों को रात के दौरान सीमा पर गश्त करते समय देखने में मदद करता है। आधिकारिक बयान के मुताबिक ये परियोजना राज्य में विकसित किए जा रहे उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारों का हिस्सा होगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने नोएडा में थेल समूह के भारतीय यूनिट के कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने समूह के उत्तर प्रदेश में लड़ाकू विमान के कलपुर्जे बनाने के भी निवेश करने का आग्रह किया और राज्य सरकार की ओर से हर मदद की आश्वासन दी है। रामनगरी अयोध्या में कोविड प्रसार के बचाव के बीच 14 कोसी परिक्रमा पूरी हो गई है। कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए पिछले सालों की अपेक्षा में इस साल कम संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए। अक्षय नवमी तिथि पर अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा होती है। इस बार 14 कोसी परिक्रमा में 2 लाख श्रद्धालुओं ने परिक्रमा की। हालांकि अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा में पिछले साल 25 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने परिक्रमा की थी, लेकिन इस बार कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और अयोध्या के संत धर्माचार्यों द्वारा की गई अपील पर श्रद्धालुओं ने अयोध्या की परिक्रमा में अपनी संख्या बेहद कम रखी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होने से मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। ईस्टर्न यूपी में कुछ जगहों पर शीतलहर हो चुकी है और पारे में गिरावट के साथ अब लोग ठिठुरने लगे हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले एक दिन में मिनिमम टेम्परेचर 1 डिग्री और गिरकर 8.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अब हवा में गलन महसूस होने लगी है। लखनऊ के तापमान में पिछले 3 साल में इतनी गिरावट नहीं देखी गई। 2017 में आज के दिन यानी 24 नवंबर 2017 को मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि दिन का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया है। बावजूद इसके गलन बढ़ने की वजह से लोगों को ठंड महसूस होती रही है। इसके साथ ही गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, बरेली, आगरा, मेरठ में भी दिन का टेम्परेचर सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ में जोनल मौसम सेंटर के अनुसार पिछले हफ्ते उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई थी। इस वजह से वहां से आई ठंडी हवा के कारण यूपी के सभी हिस्सों में तापमान में गिरावट देखी गई है। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।